ऐसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आ जाओ गांव की भुक्कड़ लौंडो, आ गई तुम्हारी प्यारी भटूरे वाली। इतने में गांव के कुछ छिछोरे लड़के उसके ठेले के पास आ गए। हमें पता था कि तुम गांव में एंटर कर चुकी हो। जैसे ही तुम गांव में आती हो ना, हम सभी नौजवानों का दिल धड़कने लगता है। हाँ सालू, ये लौंडा बिल्कुल सही कह रहा है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुमने कल से भी छोटी स्कर्ट पहनी हुई है। मेरी स्कर्ट ही देखते रहोगे या भटूरे भी खाओगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगे भटूरे। तुम्हारे भटूरे के बिना हमारी सुबह नहीं होती। शालू उन लोगों को भटूरे खिलाने लगी। तभी वहाँ से दो बुजुर्ग आदमी गुजरे जो शालू को अजीब नजरों से देखने लगे। यार गजोदर, शालू की बेशर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब क्या कर सकते हैं, इस बेशर्म को इस गांव से तो भगा नहीं सकते। लड़की जात है, अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो लोग हमें ही मारने लगेंगे। ऐसा ही कह रहे हो गजोदर। चलो अब ये बेशर्म आ ही गई है तो हम भी इसके भटूरे खा लेते हैं। भले ही गांव के कुछ लोग शालू की बुराइयां किया करते थे, उसे बेशर्म कहा करते थे, लेकिन उसके भटूरे खाए बिना रह भी नहीं पाते थे। जितनी वो बेशर्म थी, उतने ही अच्छे वो भटूरे भी बनाती थी। दोनों बुजुर्ग आदमी भी ठेले के पास पहुंच गए। लाओ बिटिया, हमें भी छोले भटूरे खिला दो। लौंडो, अब तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो। जब बड़े बुजुर्ग आ जाएं, तो उनका स्वागत हमें सबसे पहले करना चाहिए। शालू ने सबसे पहले गजोधर और मनोहर को छोले भटूरे दे दिए। उसके बाद लड़कों को भी। धीरे धीरे कुछ औरतें भी आ गईं। वो भी भटूरे खाने लगीं। भटूरे खाने के बाद दोनों बुजुर्गों ने पैसा दिया और वहाँ से जाने लगे। रास्ते में दोनों, ये लड़की एक नंबर की बेशर्म है, लेकिन बुजुर्गों से बात तो बड़ी प्यारी प्यारी करती है। अरे मनोहर, ये सब इन लोगों की चाल होती है। इसी तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन शालू फिर से छोटे छोटे कपड़े और कानों में झुमके पहनकर गांव में आ गई। इस बार उस गांव में एक आदित्य नाम का नौजवान भी आ गया था। वो बस दूर से शालू को देखे ही जा रहा था। उसने देखा कि धीरे धीरे गांव के सारे लौंडे उसके पास इकट्ठा हो गए। शालू, अरे मेरे घर आज कोई नहीं है, क्या मेरे साथ चल के मेरे लिए छोले भटूरे बना दोगी? इस गांव के लड़के इस बेचारी लड़की को हवस की नजर से देख रहे हैं। साले एक नंबर के ठरकी, रात में मुझे अपने घर बुलाता है, और वो भी जब जब तेरे घर पर कोई नहीं है। इतने में वो लड़का भड़क गया। तू मुझे ठरकी बोल रही है? तू एक नंबर की ठरकी है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें आकर्षित करने चली आती है। हमने जब जरा सी लार टपका दी तो मिर्ची लग गई। चल निकल यहाँ से, आज के बाद दिखना मत। उस वक्त वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला गया। शालू अच्छी तरह से समझती थी कि गांव के सभी लड़के उसे गलत नजरों से ही देखते हैं। इधर आदित्य दिन भर दूर से खड़ा होकर शालू को ही देखता रहा। जब शाम को शालू ठेला लेकर गांव से बाहर निकल गई, तब आदित्य उसके पास पहुंच गया। एक मिनट रुकिए जरा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? अकेली लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे आ गए? पूरा का पूरा गांव ठरकी है, चल भाग यहाँ से। आदित्य बिना कुछ बोले वहीं रुक गया और शालू वहाँ से चली गई। उसके बाद आदित्य ने सोचा, इसकी वेशभूषा देखकर तो कोई यही कहेगा कि ये बहुत बेशर्म लड़की है, लेकिन इसकी आंखें देखकर लगता है कि ये बहुत मजबूर है। इसने बाकी लड़कों जैसा मुझे भी समझ लिया। मुझे इसका पीछा करना होगा। आदित्य चुपके चुपके शालू का पीछा करने लगा। शालू का घर उस गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। शालू पैदल ही अपने घर तक पहुंची। उसकी एक कच्ची झोपड़ी थी। उसने ठेला बाहर खड़ा किया और घर के अंदर चली गई। आदित्य भी वहां पहुंच गया। इस बेचारी का घर देखकर तो यही लगता है कि ये बहुत गरीब है। अब मैं इसके घर तो जा नहीं सकता, पर किसी तरह देखने की कोशिश करता हूँ। आदित्य भागकर झोपड़ी के पास गया
तो देखा झोपड़ी में एक छोटा सा छेद था। उस छेद से ही आदित्य अंदर की तरफ देखने लगा। अंदर उसने देखा शालू ने अब सलवार सूट पहन रखा था। वहीं पर उसकी बीमार बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। शालू उसके लिए पानी और दवाइयाँ लेकर आई। ये लो माँ, दवाई खा लो। बिटिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अब बचने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, जो कि तेरे पास नहीं है। तो फालतू की मेहनत मत कर बिटिया रानी। माँ, ये सब कहकर आप मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ और देखना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर शालू ने अपनी माँ को दवाई खिलाई। उसके बाद तुरंत वहाँ से भागकर झोपड़ी के बाहर आई और रोने लगी। आदित्य तुरंत वहाँ से भागकर किसी पेड़ के पीछे छुप गया। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, किसी के साथ कभी गलत नहीं करती, फिर भी आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? इस बेचारी का तो इसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। आदित्य उसी वक्त वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह ही वो शालू के घर एम्बुलेंस लेकर आ गया। आवाज सुनकर शालू बाहर आ गई। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए? डॉक्टर ने बिना कुछ बोले एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। पीछे से 2 वार्ड बॉय और 2 नर्स बाहर निकले और झोपड़ी के अंदर जाकर उसकी माँ को उठाकर सीधा एम्बुलेंस के अंदर ले गए। अरे क्या है ये सब? मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? देखिए, अगर इनका अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। शालू बिटिया, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तू भी मेरे साथ चल। आप भी एम्बुलेंस में बैठ जाइए अपनी माँ के साथ। एक बार तुम्हारी माँ ठीक हो जाए फिर सब कुछ बता दूंगा। अब शालू के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी एम्बुलेंस में बैठ गई और सीधा अस्पताल पहुंच गई। आदित्य भी एम्बुलेंस की आगे वाली सीट पर बैठा था। डॉक्टर साहब ने उसी दिन शालू की माँ का ऑपरेशन किया और शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गईं। मिस्टर आदित्य, इनकी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 2 दिन अभी इन्हें और एडमिट रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। वहीं पर शालू भी खड़ी थी। शालू एक तरफ खुश भी थी और इस बात की हैरानी भी थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखिए, आप जो भी है मुझे नहीं पता। मैंने आपको उस दिन इतना भला बुरा कहा, फिर भी आपने मेरी माँ का इलाज कराया। अभी मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकती। मैंने हॉस्पिटल की पूरी फीस जमा कर दी है। यहाँ पर तुम दोनों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। 2 दिन तक अपनी माँ के साथ ही रहना। इतना बोलकर आदित्य वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद शालू अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। अब उसकी माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद आदित्य शालू को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बेटा, वो फरिश्ता कौन था जिसने हमारी इतनी मदद की? पता नहीं माँ, वो कौन था? उस दिन के बाद मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया। बेटा, जब वो एक अनजान होकर हमारा घर ढूंढ सकता है, तो तेरा भी फर्ज बनता है कि तू उसका पता लगा और उसका धन्यवाद अदा कर। शालू उसी वक्त हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर साहब, वो लड़का कौन था जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे? देखिए, उन्होंने अपना नाम पता सब कुछ बताने से मना किया है। आई एम सॉरी। शालू ने आदित्य के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन वो फिर से उसी गांव में छोटे छोटे कपड़े पहनकर भटूरे बेचने चली गई। गांव पहुंचते ही वही लड़का बहुत सारे लड़कों और अपने बाप को लेकर शालू के पास पहुंचा। उस लड़के का बाप गांव का प्रधान था। प्रधान के आदमियों ने शालू का ठेला वहीं पलट दिया। तूने उस दिन मेरे बेटे की पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जती की थी ना। खुद तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में बेशर्मी करती है और मेरे बेटे को ही उल्टा सीधा बोलती है। आपने मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। आपका बेटा मुझे आधी रात को अपने घर बुला रहा था, उसको समझाइए। प्रधान को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वो शालू को मारने जा ही रहा था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य ने प्रधान
उसके आदमियों और उसके बेटे को खूब मारा। ये तो साउथ के हीरो जैसा मार रहा है। मार बेटा, इन लोगों को मार। सबको धोने के बाद आदित्य ने अपनी कार में शालू को बिठाया और वहाँ से निकल गया। तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर भटूरे क्यों बेचती हो? मेरी माँ का इलाज कराना था और मेरे अलावा कोई कमाने वाला भी नहीं है। यही सोचकर मैंने भटूरे का काम शुरू किया था, लेकिन लोग मेरे ठेले के पास आते ही नहीं थे। पैसों की जरूरत मुझे बहुत थी माँ के इलाज के लिए, इसलिए मैंने छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसी दिन से लोग मेरे भटूरे खाने आने लगे। समझ सकता हूँ कि ये सब तुमने मजबूरी में किया। मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य है। अगर तुमको मैं ठीक लगता हूँ तो मुझसे शादी करोगी? अचानक ये सुनकर शालू हैरान हो गई। घर पहुंचकर आदित्य ने शालू की माँ से उसका हाथ मांग लिया और दोनों की शादी हो गई। अब आदित्य, शालू और उसकी माँ एक साथ आदित्य के बंगले में रहने लगे। सास अपने बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाती है और उसे रसोई में काम करने की जिम्मेदारी देती है। इस किचन में तो एक भी खिड़की नहीं है, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी। अरे, माँ बाप को तो पता ही है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को नहीं पता कि मुझे गर्मी से बहुत एलर्जी है। अब मैं उनसे खिड़की लगाने के लिए तो कह नहीं सकती। ऐसा करती हूँ, खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बहू गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में किचन के अंदर बहुत तेज तपन होने लगती है। उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है इस किचन में अंगारे उबल रहे हैं। अगर मैं किचन से बाहर गई तो ससुराल वालों को बुरा लगेगा। ऐसा करती हूँ, अपने सारे कपड़े उतार देती हूँ। वो बिना सोचे समझे सारे कपड़े उतार देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस दृश्य को देखकर सास, ससुर और पति हैरान रह जाते हैं और शर्मिंदगी के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ए बहू, ये क्या कर रही हो? रसोई में ऐसे कपड़े उतारकर काम कौन करता है? राजेश, तू यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? अपने बाप को लेकर कमरे में जा, मैं बहू से बात करती हूँ। ठीक है माँ, चलो पिताजी। बोल बहू, ये क्या बदतमीजी की तूने? सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने कपड़े उतार दिए। वैसे भी इससे खाना जल्दी बनता है। गर्मी तो हम सबको लगती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने कपड़े उतार कर बैठ जाएं। जल्दी से कपड़े पहन और खाना बना। आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। बहू कपड़े पहन लेती है और खाना बनाने लगती है। जब उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है, तब वो फिर से कपड़े उतार कर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद झट से कपड़े फिर से पहन लेती है। सासू माँ, खाना बन गया। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आज जो तुमने बेशर्मी की है ना, वो दोबारा कभी मत करना। अगले दिन गांव की कुछ महिलाएं जब बहू से मिलने आती हैं। बहू, जा सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दे, जल्दी से। ठीक है सासू माँ। बहू किचन में जाकर गैस जलाती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे फिर से गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतार देती है। उसे कपड़े उतारते हुए गांव की महिलाएं देख लेती हैं। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। ऐसी बेशरम बहू तो हमने पहली बार देखी है। ये बहू तो पूरे गांव की बदनामी करा के रहेगी। तू अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं? कोई ऐसी बेशर्मों की तरह अपने कपड़े उतारकर खाना बनाने लगता है क्या? हमें यहाँ रुकना ही नहीं। बेशर्मों के घर में 2 मिनट भी अगर हम लोग रुके तो हम भी बेशरम बन जाएंगे। चलो ललिता। ताने मारकर सभी महिलाएं चली जाती हैं, बिना नाश्ता किए। बहू, कल मैंने तुझे मना किया था ना, आज फिर से वही बेशर्मी शुरू हो गई। मुझे तो लगता है तू साइको है। इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है गर्मी का। तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले अपने मायके जा और गर्मी की समस्या हल करके आ। सास, ससुर और पति मिलकर
निर्णय लेते हैं कि अब इस बहू को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहू अपनी आदत नहीं छोड़ती तो आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू गांव की सड़कों पर भटकने लगती है और भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसमें मेरी क्या गलती है? इसी वजह से तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। अब अगर मैं अपनी मायके जाती हूँ तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। मैं अपनी जिंदगी यही सड़कों पर गुजार दूंगी। बहू इधर उधर जाकर भीख मांगने लगती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना मिल सकता है क्या बाबूजी? पहली बार कोई भिखारी पैसों की जगह खाना मांग रहा है। इसे खिला देता हूँ। ये लो, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरा खाना खा लो। आपका तहे दिल से धन्यवाद बाबूजी। खाना खाने के बाद वो फिर से इधर उधर भटकने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर जाए कहाँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। अब मुझे कहीं शौच के लिए जाना पड़ेगा। सड़क पर उसे एक बोतल दिखाई देती है, जिसे वो उठा लेती है और उसमें सरकारी नल से पानी भर के थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में शौच करने लगती है। लेकिन वहां भी उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और वहां भी वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वहां मौजूद लोग जो शौच कर रहे होते हैं, उसे देखकर घबरा जाते हैं और शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। अरे भागो यहाँ से! इस बेशरम औरत को देखो, खेतों के अंदर कपड़े उतार रही है। चलो यहाँ से! तो इस तरह हर कोई उसे देखकर अजीब तरीके से देखता है और चर्चा करने लगता है। बहू को एहसास होता है कि वो सबके लिए मजाक बन चुकी है। अरे, ये तो वही बेशर्म बहू है। देखो इसे, इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में अब खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी सास की हो गई। राजेश की माँ किचन में खाना बना रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं बेहोश हो गई। माँ, क्या हुआ? पिताजी, लगता है माँ बेहोश हो गई हैं। एक तो गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से पानी डालता हूँ। आप तब तक डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। राजेश अपनी माँ के चेहरे पर पानी डालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तब तक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वो जब इंजेक्शन लगाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है। डॉक्टर उनके घर को अच्छी तरह से देखता है। हर साल टेम्परेचर कुछ न कुछ पहले से ज्यादा हो जाता है, और आपकी रसोई घर में तो वेंटिलेशन का कोई रास्ता ही नहीं है। इस गर्मी में या तो खुले में खाना बनाइए, या फिर अपनी किचन में खिड़की या हवा आने जाने का कोई साधन बनाइए। खैर, दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। उसकी सास बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ पाती है और बोलती है, बेटा, पहले तो मैं मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी, लेकिन तेरी नौकरी लग गई, फिर हमने घर बनवाया और उसके बाद ही तेरी शादी कर दी। इस किचन में मैं पहली बार गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहू बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी। उसे गर्मी लगती थी तो वो कपड़े उतार देती थी, लेकिन किसी तरह खाना जरूर बनाती थी। पता नहीं कैसे उसने झेला होगा। बेटा, जल्दी से उसके मायके जा और बहू को वापस लेकर आ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। राजेश को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और वो उसके मायके चला जाता है। लेकिन मायके में वो गई ही नहीं थी, इसलिए वो वापस आ जाता है और सड़कों पर भटकने लगता है। अगर ये अपने मायके नहीं गई तो इतने दिनों तक कहाँ रही होगी बेचारी। वहीं दूसरी तरफ बहू को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि उसकी आदतों के कारण ही उसकी ऐसी हालत हो गई है। वो अपने किए पर पछताने लगती है और सोचती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए, ताकि वो फिर से अपने घर वालों के साथ रह सके। यही सब सोचते सोचते वो भटक रही थी, तभी राजेश उसे देख लेता है। अच्छा हुआ मिल गई। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारे मायके गया था, वहां पर भी तुम नहीं मिली। मेरे कपड़े उतारने की बुरी आदत की वजह से आप लोगों की बेइज्जती हो रही थी। मेरे मायके वाले पूछते तो मैं उन्हें क्या बताती। इसलिए मैं यहाँ सड़कों पर भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधार लूंगी। मैं समझ गई हूँ
कि ये बहुत गंदी आदत है। तुम सबसे पहले मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजेश उसे वापस घर ले आता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ बीती हुई सारी बात बताता है। बहू, हमने तुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन तेरे कपड़े उतारने के पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की। जब खुद पर बीती तो मुझे पता चला कि गर्मी बहुत हो रही है और किचन में एक खिड़की तक नहीं है। सासू माँ, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब अगर मुझे गर्मी लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर कपड़े नहीं उतारूंगी। इससे मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है। अब मुझे समझ में आया। अगले ही दिन राजेश अपने किचन में एक बड़ी सी खिड़की और एग्जॉस्ट फैन लगवा देता है और बहू की भी कपड़े उतारने की आदत अब खत्म हो चुकी है।